Hello everyone, welcome you all in our free online learning platform Let's Study India। इसके पहले वाले वीडियो में हमने राइबोसोम के बारे में डिस्कस किया था कि राइबोसोम होता क्या है, उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, कैसे करी थी और उसके कितने टाइप्स हैं, कौन से टाइप्स जो है वो किस में पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है। तो राइबोसोम क्या था? राइबोसोम जो होता है वो एक इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। जिसका काम क्या है, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है इसलिए हम इसको इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं और इसका काम क्या है, काम है इसका प्रोटीन बनाना। ठीक, और जब ये दो टाइप्स का था हमने पढ़ा था कि एक जो होता है उसको हम कहते हैं 70S और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं 80S। दो टाइप्स के राइबोसोम्स के बारे में हमने जाना था, एक 70S और दूसरा 80S। 80S को हम कह रहे थे कि वो 70S से थोड़ा बड़ा होता है और 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है और 80S को हमने कहा था यूकैरियोटिक होता है। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को हमने ये बात करी थी कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक मतलब 80S जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस से अटैच होता है। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस से अटैच होता है वो 80S, लेकिन यूकैरियोट सेल्स के अंदर कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसका राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक की तरह ही होता है, मतलब 70S की तरह होता है। वो कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो क्रोमोसोम राइबोसोम होता है वो 70S की तरह ही होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। हमें ये भी पता है कि राइबोसोम जो होता है उसमें वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक प्रोटीन और आरएनए। प्रोटीन कौन सा? राइबोसोमल प्रोटीन। आरएनए कौन सी? वो भी राइबोसोमल आरएनए। तो हम क्या किए थे, आरएनए के बारे में तो हम पढ़ लिए थे। आज के इस वीडियो में हम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइबोसोमल प्रोटीन, आरएनए के बारे में हमने देख लिया था कि हाँ 70S आरएनए है, 80S आरएनए है, तो उसके कितने सब यूनिट्स होंगे, क्योंकि हर आरएनए जो भी हो, चाहे 70S हो, 80S हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, कोई भी आरएनए हो, सबके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर। ठीक है, अब उस लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स में कौन कौन से प्रोटीन्स हैं ये सब हमने देख लिया। अब सॉरी, कौन कौन से आरएनए हैं ये हमने देख लिया था। अब हम प्रोटीन्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? राइबोसोमल प्रोटीन्स की। जो प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो कौन से हैं? वो राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू नोमुरा 1968 एंड 1973, गैरेट एंड विटमैन, ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है। क्या है? नोमुरा, गैरेट एंड विटमैन। नोमुरा के अकॉर्डिंग, गैरेट और विटमैन के अकॉर्डिंग, each 70S ribosome of E. coli is composed of about 55 ribosomal protein। इन लोग के अकॉर्डिंग क्या था कि जो 70S राइबोसोम होता है वो 55 राइबोसोमल प्रोटीन से मिलके बना होता है। जैसे कल हम पढ़ रहे थे कि 70S में जो आरएनए होता है वो 3 होते हैं और वहीं 80S में जो आरएनए होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। तो अब हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, तो इन लोग के अकॉर्डिंग जो 70S राइबोसोम होता है, जो 70S राइबोसोम है ई कोलाई का, वो कितने प्रोटीन से मिलके बना है? 55 राइबोसोमल प्रोटीन से मिलके बना है। ये तो ओवरऑल नंबर हो गया कि हाँ 55 से मिलके बना है, लेकिन इस 70S के दो सब यूनिट्स भी तो होते हैं। एक होता है 50S और दूसरा होता है 30S। 50S इज द लार्जर सब यूनिट एंड 30S इज द स्मॉलर सब यूनिट। तो अब देखते हैं कि कितने 50S का कंट्रीब्यूशन क्या है और 30S का कंट्रीब्यूशन क्या है। ये जो हमने 55 राइबोसोमल प्रोटीन्स की बात करी है ये ओवरऑल बात करा है हमने पूरा का पूरा 70S राइबोसोम्स का, लेकिन इसके जो दो सब यूनिट्स हैं अब इनके बारे में हम देखते हैं। क्या है? आउट ऑफ दीज 55 प्रोटीन्स अबाउट 21 different molecules have been isolated from 30S। ये जो 30S है इससे कितने निकल रहे हैं? 21 मॉलिक्यूल्स। टोटल 55 था, उसके 70S में टोटल 55 है। इसके दो सब यूनिट्स होते हैं,
एक होता है 50s, दूसरा होता है 30s। 30s में से कितने निकल रहे हैं? 21 मॉलिक्यूल्स एंड सम 32 to 34 प्रोटीन्स फ्रॉम द 50s राइबोसोमल। और ये 50s जो है इसमें से लगभग 32 to 34 वेरी कर सकता है, कभी 32 हो सकता है, कभी 33 हो सकता है, कभी 34 हो सकता है, ये थोड़ा वेरी कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है टोटल जो राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं वो 55 हैं। इसके जो दोनों सब यूनिट्स हैं 50s और 30s में से 21 मॉलिक्यूल्स एंड 50s में से 32 to 34 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक, ओवरऑल मान लीजिए कोई घर है, उसमें हम कहते हैं कि एक महीने में पूरा घर जो है ये मिला के 2 लाख कमा रहा है, लेकिन उस घर में अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग लोगों का कंट्रीब्यूशन भी तो देखा जाएगा ना कि हाँ पर पर्सन कौन कितना कर रहा है। हो सकता है उसमें किसी की सैलरी 1 लाख हो, किसी की 20,000 हो, तो पर पर्सन चीजें वैरी करेंगी। तो वही काम यहाँ पे है कि ओवरऑल तो हमने देखा 55 था, बट उसके दोनों सब यूनिट्स की अगर बात करें तो जो स्मॉलर सब यूनिट है वो कम नंबर कंट्रीब्यूट करेगा। वो ऑब्वियस सी बात है, स्मॉलर है तो कम नंबर। याद रखना है हमको क्या कि 32 to 34 एक डिवीजन होगा, एक 21 डिवीजन होगा। और हमको पता है छोटा जो होगा वो छोटा काम करेगा, बड़ा जो होगा वो बड़ा काम करेगा। तो जो बड़ा नंबर है उसको बड़े वाले के साथ लिख देना है, जो छोटा नंबर है उसको छोटे वाले के साथ लिख देना है। Then both 50s and 30s ribosome subunits are dissociated by centrifuging. There are 2 inactive core particles. अब देखिए, हम पहले ही बात किए थे कि जब हमको राइबोसोम को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं। राइबोसोम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज क्या, आपके सिंपल लैंग्वेज में मिक्सी के जार में मसाला डाला, चला दिया। उसी तरीके से सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में सैंपल डाला, उसको पैलेट में लगाया और सेंट्रीफ्यूज कर दिया, राइबोसोम्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो जब हमको बोथ 50s and 30s राइबोसोमल सब यूनिट्स आर डिसोसिएटेड बाय सेंट्रीफ्यूजिंग, एक राइबोसोम मिला, उसके हमको सब यूनिट्स को अलग करना है तो हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया। जब मैंने सेंट्रीफ्यूज करा तो 50s और 30s जो सब यूनिट्स हैं वो अलग अलग हो गए। ठीक, अलग अलग हो गए, डिसोसिएट हो गए। देन देयर आर 2 इनएक्टिव कोर पार्टिकल्स। तो उसमें 2 इनएक्टिव कोर पार्टिकल्स हैं, क्या क्या, 40s एंड 23s। डिसोसिएट करें हम उनके सब यूनिट्स में, सब यूनिट्स का है एक 50 एक 30, सेंट्रीफ्यूज करके डिसोसिएट कर दिया। डिसोसिएट किया तो वहां पे क्या है, 2 इनएक्टिव कोर पार्टिकल्स। वो दोनों इनएक्टिव कोर पार्टिकल कौन कौन से हैं, 40 और 23, 40s और 23s, which contains the RNA and some proteins। अब जो ये कोर पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, कुछ RNA कुछ प्रोटीन्स उनके पास हैं जिसको हम कोर प्रोटीन्स कहते हैं। किसके पार्टिकल्स हैं ये, मतलब ये कोर पार्टिकल्स मिला, इस कोर पार्टिकल का प्रोटीन है तो इसी के नाम पे, जब इसी का प्रोटीन है तो हम इसी का नाम दे देते हैं, कह देते हैं कोर प्रोटीन्स। ठीक, डिसोसिएट किया, उसमें से निकला 2 इनएक्टिव कोर पार्टिकल्स मिले, 40s एंड 23s। इनका अपना आरएनए है कुछ, विच कंटेन्स द आरएनए एंड सम प्रोटीन्स। वो कुछ आरएनए भी कंटेन कर रहा है और कुछ प्रोटीन्स भी कर रहा है। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, कोर प्रोटीन्स कह रहे हैं। एट द सेम टाइम सेवरल अदर प्रोटीन्स, और ठीक उसी टाइम पे जैसे क्या है कि कोई एक चीज है, मान लीजिए एक बैंड है। ठीक, हम लोग डिफरेंट टाइप्स के बैंड लेते हैं ना। अब उस बैंड्स में अलग अलग तरीके की मोतियां लगी होती हैं, हो सकता है कुछ स्टोन्स लगे हों, हो सकता है कुछ और चीजें भी लगी हों, या एक राखी को लेते हैं हम, उसमें बहुत सी चीजें होती हैं, कभी फ्लावर रहता है, कभी बैंड्स रहते हैं, या कभी बीड्स रहते हैं, या अलग अलग। अगर हम उसको तोड़ देंगे तो उसमें जितनी भी चीजें मिल के वो राखी, एक बंधी हुई राखी बनी थी, वो सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी। उसके स्टोन्स अलग हो जाने हैं, बीड्स अलग हो जाने हैं, या उस पर कुछ चिपका हुआ है, कोई ऐसे इमेज है या कुछ भी है वो अलग हो जाना है, कोई चेन लगा है तो वो अलग हो जाना है। सेम काम वही है यहाँ पे हम भी कर रहे हैं। 70s को हमने क्या करा है, एक सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में डाला, उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया। अब उसके जितने अलग अलग चीजें होंगे सब डिसोसिएट हो जाएंगे। सबसे पहले तो उसके सब यूनिट्स डिसोसिएट हुए, सब यूनिट्स डिसोसिएट हो रहे हैं तो वहां पे कुछ इनएक्टिव कोर पार्टिकल्स भी मिल रहे हैं हमें। कुछ इनएक्टिव कोर पार्टिकल्स जो मिल रहे हैं उनके कुछ प्रोटीन्स भी हैं जिनको हम कोर प्रोटीन्स कह दे रहे हैं। सेम टाइम में और भी कुछ अलग से प्रोटीन्स मिल रहे हैं, मतलब अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स मिले होंगे। तो एक को हमने नाम दे दिया कोर प्रोटीन्स, कुछ और भी प्रोटीन्स हैं, कुछ
और भी प्रोटीन्स हैं जिसको हम कहते हैं स्प्लिट प्रोटीन्स। ये तो पूरी राम कथा हुई। सिंपल लैंग्वेज में इतना याद करना है कि अगर हम डिसोसिएट कर रहे हैं तो उनके दो सब यूनिट्स डिसोसिएट होंगे, कुछ कोर पार्टिकल्स मिलेंगे, दो कोर पार्टिकल्स मिलेंगे। कौन कौन से? 40s और 23s। इनके प्रोटीन्स होंगे जिसको हम कोर प्रोटीन्स कहेंगे। इनके अलावा भी कुछ प्रोटीन्स होंगे जिसको हम स्प्लिट प्रोटीन्स कह रहे हैं। ठीक, जब हम इसको डिसोसिएट कर रहे हैं तो हमें इतनी चीजें मिल रही हैं। ठीक, कोर प्रोटीन्स और स्प्लिट प्रोटीन्स। ये देखिए, एक 70s आरएनए है, तोड़ा हमने इसको, अपने दोनों सब यूनिट्स में ये ब्रेक हो गए। दिस इज 50s एंड दिस वन इज 30s। टूट गया। अब ये दोनों और फर्दर इन दोनों में से कुछ निकल रहे हैं, तो हमने कहा कुछ कोर पार्टिकल्स निकलेंगे। एक 40s रहेगा, एक 23s रहेगा। 40s बड़ा है, ये 50s भी बड़ा है। ये जो टूटा है तो दो सब यूनिट्स में टूटता है, एक लार्जर और एक स्मॉलर। तो ये लार्जर वाला है, याद कर रखिए, ये स्मॉलर वाला है। दिस वन इज लार्जर एंड दिस वन इज स्मॉलर। और जो हमें कोर पार्टिकल्स मिल रहे हैं उसमें भी दो हैं, 40 और 23। तो 40 ऑब्वियस सी बात है बड़ा है, तो बड़ा कहाँ से निकलेगा? बड़े वाले में से ही निकलेगा। और छोटा कहाँ से निकलेगा? छोटे वाले में से ही निकलेगा। तो इसमें से निकला 40s और इसमें से निकला 23s। अब इसके जो प्रोटीन्स होंगे उनको हम कहेंगे कोर प्रोटीन्स। देखिए, ये एरो को देखिए, इसी में से जो प्रोटीन, इसके जो प्रोटीन्स हैं वो 40s, इसके जो प्रोटीन्स हैं वो भी कोर प्रोटीन्स। लेकिन इसके अलावा कुछ और प्रोटीन्स भी तो हैं। लेट मी चेंज द कलर। ये देखिए, ये तो कोर प्रोटीन्स हो गए, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी तो प्रोटीन्स हैं, और इन प्रोटीन्स को हम क्या कह रहे हैं? स्प्लिट प्रोटीन। तो इसको तोड़ेंगे तो इतनी चीजें हमें यहाँ पे मिलेंगी। क्या क्या है? उनके सब यूनिट्स हैं, उन सब यूनिट्स के अपने कुछ कोर पार्टिकल्स हैं, उन कोर पार्टिकल्स के अपने कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको हम कोर प्रोटीन्स कह दिए, और उसके अलावा कुछ और भी प्रोटीन है, उसको हम कह रहे हैं स्प्लिट प्रोटीन। स्प्लिट प्रोटीन क्या? टूट टूट के बने हैं। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? टूटना। तो टूट टूट के बने हैं, तो उन प्रोटीन्स को हमने कह दिया स्प्लिट प्रोटीन। ओके, अब देखिए, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन ऑफ आरएनए इज फाउंड इन 80s। और जैसा बात अभी जो हमने एक राम कहानी पढ़ी थी, 70s के लिए पढ़ा है हमने, समझा है हमने, सेम वही चीज क्या हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? 80s राइबोसोम्स के लिए हो रहा है। ये 80s राइबोसोम है जिसको हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स भी कहते हैं। ठीक, ये डिसोसिएट हुए अपने सब यूनिट्स में। तो 80s के सब यूनिट्स क्या थे? 60 और 40। ये रहा बड़ा वाला 60, लार्ज 60 एंड स्मॉलर इज 40। अब क्या होगा? ये अपना टूट जा रहा है। इसमें जो होते हैं, जैसे उसमें था लगभग सबका अपना अपना अलग अलग प्रोटीन था, तो ये जो 60s है उसमें अप्रोक्स, दिस साइंस इंडिकेट्स अप्रोक्स। ठीक, अप्रोक्सीमेटली 45 प्रोटीन 60 सब यूनिट से हैं, और अप्रोक्स 33 प्रोटीन जो हैं वो 40 सब यूनिट्स के हैं। उसके साथ साथ क्या है? 28S आरएनए। ये हमने जो आरएनए पढ़ा था जब हम राइबोसोमल आरएनए के बारे में पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें हमने देखा था कि इनके पास कौन कौन से आरएनए होते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ प्रोटीन को समझना है, तो ये समझिए, ये एक 80S यूकैरियोटिक राइबोसोम हुआ जो अपने दो पार्ट में डिवाइड हुआ, 60S 40S। इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 45 प्रोटीन का लगभग, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 33 प्रोटीन्स का लगभग। ये था दोनों के डिसोसिएशन का। 70S का डिसोसिएशन क्या हुआ तो हमने देखा, और 80S का डिसोसिएशन हुआ तो हमने क्या देखा? 80S में कितने राइबोसोमल प्रोटीन है और 70S में कितने राइबोसोमल प्रोटीन है। अब देखिए, अब बात आती है अल्ट्रा स्ट्रक्चर की। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम जो है उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, मतलब हम और डिटेल में जा रहे हैं। पहले हम ऊपर ऊपर राइबोसोम को पढ़े, फिर थोड़ा सा डिटेल में गए कि हाँ आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बन रहा है, तो कौन कौन से आरएनए हैं, कौन कौन से प्रोटीन हैं। अब हम उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। The two models have been suggested to explain the three-dimensional structure of prokaryotic और eukaryotic ribosome। अब इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग, जैसे सब चीज के बारे में व्यूज आते हैं, तो इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को समझाने के लिए हमारे पास 3 मॉडल्स हैं। हमें जो साइंटिस्ट थे वो 3 मॉडल्स दिए थे।
स्टॉफलर एंड विटमैन्स मॉडल, जिसको हम कहते हैं क्वासी सिमेट्रिकल मॉडल। ठीक, दूसरा है लीक्स मॉडल। लीक्स मॉडल को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल मॉडल। सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को स्टॉफलर एंड विटमैन्स ने दिया था, तो उनके नाम पे हमने कह दिया कि स्टॉफलर और विटमैन्स का मॉडल है, और दूसरा है लीक्स मॉडल, जिसको हम एसिमेट्रिकल मॉडल कहते हैं। अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। स्टॉफलर्स एंड विटमैन्स मॉडल, इनके बारे में क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द 30th राइबोसोमल सब यूनिट हैज एन elongated slightly bent prolate shape। ठीक है, जो 30th राइबोसोमल सब यूनिट है उसका जो शेप होता है वो कैसा है? थोड़ा elongated, slightly bent, थोड़ा बेंट हुआ सा, एंड प्रोलेट शेप। प्रोलेट क्या मतलब? एक लंबा सा चपटा शेप, ये ऐसा कुछ। ठीक है, इट इज बाईपैराटाइट स्ट्रक्चर। ये एक बाईपैराटाइट स्ट्रक्चर है, मतलब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें हमें दो चीजें ऐसे देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ। ठीक, अ ट्रांसवर्स हॉलो और क्लेफ्ट डिवाइड्स द 30th सब यूनिट इनटू 2 पार्ट्स। एक उसमें क्लेफ्ट है, ठीक है, वो क्लेफ्ट क्या करता है? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, अ स्मॉलर हेड एंड अ लार्जर बॉडी। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक स्मॉलर पार्ट हो रहा है, एक लार्जर। ऐसा नहीं कि एकदम अलग हो जाना है टूट के, नहीं। ठीक है, उसमें बस एक क्लेफ्ट आ जा रहा है, उस क्लेफ्ट की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा यहाँ से डिवीजन हो सकता है। ठीक, और उससे क्या हो रहा है? एक स्मॉलर सेगमेंट हो रहा है, एक लार्जर सेगमेंट है। स्मॉलर सेगमेंट को हम हेड भाई, और लार्जर सेगमेंट को बॉडी कहते हैं। अगर किसी इंसान को देखें तो सर छोटा होता है, पूरी बॉडी बड़ी होती है ना, तो बड़े वाले सेगमेंट को हमने बॉडी कह दिया और छोटे वाले सेगमेंट को हमने कहा हेड, गिविंग इट द अपीयरेंस ऑफ टेलीफोन रिसीवर और एम्ब्रियो। ऐसा होने से क्या हो रहा है? इसको कैसा एक अपीयरेंस मिल रहा है? टेलीफोन रिसीवर का या एम्ब्रियो का कह सकते हैं। ठीक, इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अब अगर हम देखते हैं तो 50th राइबोसोमल सब यूनिट showed various shapes depending on a structure C in different। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ये तो 30th सब यूनिट्स की बात हुई थी, यहाँ पे हम 50 वाले की बात कर रहे हैं, मतलब लार्जर सब यूनिट की बात कर रहे हैं। तो लार्जर सब यूनिट की बात करें तो उसको अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो 50th राइबोसोमल सब यूनिट जो होता है वो कई शेप दिखाता है, हमें अलग अलग शेप दिखाता है। शेप्स डिपेंडिंग ऑन अ स्ट्रक्चर सी इन डिफरेंट, मतलब किस स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट है उस हिसाब से वो अलग अलग हमें शेप दिखाता है। सच एज फ्रंटल मैपल लीफ, लेटरल किडनी शेप और रियर व्यू राउंडेड। ठीक है, सामने से अगर हम उसको देख रहे हैं तो ये मैपल लीफ की तरह दिखता है। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं उस स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर एक ही है लेकिन हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। अगर हम आगे से देख रहे हैं तो कुछ और दिख रहा है, पीछे से देख रहे हैं तो कुछ और दिख रहा है, ऐसे इस वाला सीन है। तो फ्रंट से देख रहे हैं तो किसकी तरह दिख रहा है? मैपल लीफ की तरह। लेटरल किडनी शेप की तरह तब दिखने लग रहा है, और वही अगर हम पीछे से देख रहे हैं तो हमें कैसा दिख रहा है? राउंड शेप का दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? राउंड शेप का दिख रहा है। देखिए, है क्लेफ्ट दिख रहा है जो इसको 2 पार्ट में ले जाएगा। अब देखिए, हमने कहा 2 सब यूनिट्स, 30th की बात करा था तो कहा था कि एक क्लेफ्ट दिखेगा जिससे लगेगा कि इस 30th को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अभी कह दे कि यहां से ये जुड़ जाएगा तो अलग हो जाएगा, लेकिन मैंने ये भी तो कहा था कि एकदम अलग नहीं है, बस ऐसा लगेगा। ये छोटा है, ये बड़ा है, इसको कह देंगे हेड और इसको कह देंगे बॉडी। अब बात आती है इस लार्जर की। ये जो है लार्जर है, लेकिन बात क्या हो रहा है? हम एक ही व्यूज देख पा रहे हैं इसका, हर तरफ से तो देख नहीं रहे,
एक ही तरफ से दिख रहे हैं, इसलिए हमें एक ही दिख रहा है। या अगर आपको हर तरफ से देखना है तो ये देखिए, ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऐसे आएगा, देन फिर ऐसे हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर इसका ये हो जाएगा। दूसरे स्ट्रक्चर की अगर हम इसके बात करें तो दूसरे कलर से कर लेते हैं। ये देखिए, दिस वन। और तीसरे की बात करते हैं, तीसरे कलर से, ये देखिए, तीन बात मैंने करा था, तीन कलर से बनाया है, रेड, येलो और ग्रीन। तीन अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, समझ में आया? एक स्ट्रक्चर मैपल लीफ वाला, दूसरा किडनी शेप वाला और तीसरा राउंडेड वाला। और जो 30S की बात हुई थी, क्या बात हुई थी? क्लेफ्ट की वजह से ऐसा दिखेगा कि दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक स्मॉलर और एक लार्जर, वो भी दिखा। अब आगे बढ़ते हैं। In the frontal view, the 50S subunit appears bilaterally symmetrical and shows their protuberances arising from a rounded face. अगर हम फ्रंटल व्यू की बात करें, जो 50S का एक फ्रंटल व्यू है, अगर हम उसके फ्रंट व्यू की बात करें, सामने से वाले की बात करें, तो ये क्या होगा? बाइलेटरल सिमेट्रिकली होगा। ठीक है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगा एंड शोज 3 प्रोटर्बेंसेस। 3 प्रोटर्बेंसेस दिख रहे थे ना, ऐसा दिख रहा था ना, देखिए ये था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, 1 2 3, 3 प्रोटर्बेंसेस दिखे। The central protuberances being the most prominent, बीच वाला सबसे प्रोमिनेंट है, तो ये हो गई। The 50S subunit is often compared with an armchair with the rounded base forming a vaulted seat. 50S को हम आर्म चेयर से भी कंपेयर करते हैं, जिसमें हमें क्या, द राउंडेड बेस। आर्म चेयर को जब देखते हैं तो नीचे ऐसे राउंड लगा रहता है ना, क्या मस्त उस पर बैठ के ऐसे ऐसे मजे लेते हैं हम। तो यहाँ पे दिख रहा है राउंडेड बेस, तो इसका भी तो राउंडेड बेस है भाई, मैच कर रहा है। ठीक, फॉर्मिंग अ वॉल्टेड सीट। ठीक है, वो क्या, एक वॉल्टेड सीट भी बना रहा है प्रॉपर। ये ऐसे जाएगा तो ये देखिए, ये बना रहा है, ऐसे लेटते हैं मस्त, दिन भर डूम 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 करते रहते हैं, वही चीज यहां में दिख रही है। ठीक, द सेंट्रल प्रोटर्बेंस फॉर्मिंग द बैक एंड द लेटरल प्रोटर्बेंस द आर्म्स ऑफ द चेयर। जो सेंट्रल प्रोटर्बेंस होगा ये बैक बना रहा है ऐसे लेटने के लिए। मान लीजिए यहां पे कोई लेटा हुआ है, सेंट्रल वाला बैक का काम कर रहा है, एंड द लैटरल प्रोटर्बेंस द आर्म्स ऑफ द चेयर। और जो लैटरल वाला होगा ये लगेगा कि कुर्सी की आर्म है। ठीक, when 30S and 50S subunits become associated to form the 70S ribosome, अभी हम उसको तोड़ दिए थे, अब हम वापस इसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। जब ये 30S और 50S सब यूनिट जो हैं बिकम एसोसिएटेड टू फॉर्म द 70S, दोनों जब जुड़ेंगे 70S बनाने के लिए, द फ्रंटल फेस ऑफ 30S सब यूनिट्स विथ इट्स हॉलो फेस द वॉल्टेड सीट ऑफ द 50S सब यूनिट। जब ये जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे? जो फ्रंटल फेस होगा 30S का, वो आकर के किससे यूनाइट करेगा? हॉलो वॉल्टेड सीट ऑफ द 50S से आकर के ऐसे निकला रहेगा और ऐसे आकर के उस पर ये जुड़ जाता है। ठीक, the long axis of 30S subunit is oriented transversely to the central protuberance of 50S subunit। जो long axis होता है 30S का, just a second, ये देखिए, जो long axis है 30S का, ये आकर के इसके क्लेफ्ट में ऐड हो जा रहा है। ठीक, क्या कह रहे थे हम? द लॉन्ग
Axis of 30s subunit is oriented transversely to the central protuberance of the 50s. जो central protuberance है उसमें आकर के वो 30s का जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसको ऐसे खड़ा कर देंगे, नहीं ऐसे करके जो आ रहा है तो उसमें ये जुड़ रहा है. A tunnel is formed between the hollow of the small subunit and voltage heat of the large subunit. और ये क्या हो रहा है, टनल उसमें बीच में फॉर्म हो जा रहा है. अब हमने जितना भी नाम लिया है सब नाम इसमें खोजिए, आपको सब मिल जाएगा. हेड मिल गया 30s का, मिल गया. बॉडी मिल गई 30s की, मिल गई. अब अगर हम बात करें थे तो देखिए यहाँ पे बीच में एक जो टनल बन जा रहा है, ये टनल मिल गया, ठीक है. एक क्लेफ्ट था जो इसको डिवाइड कर रहा था, वो क्लेफ्ट भी इसमें है. वोल्टेज सीट जो मैंने बोला जिस पे बैठते हैं वो भी मिल गया हमें, ठीक. और ये बेस हो गया, और ये जो लास्ट वाला है, ये जो लेटरल वाला हो गया, ये इसके आर्म्स की तरह दिखा रहा है. और ये जब ऐसे आके ऐसे जा रहा था तो प्रोटर्बेंस हो रहा था. ये जो आगे वाला, ये सेंट्रल वाला, और ये लास्ट वाला प्रोटर्बेंस. तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर की जितनी चीज मैंने बात करी वो सब इस डायग्राम में अवेलेबल है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. सेकेंड वाले मॉडल पे आते हैं. अब लेक्स मॉडल. सेकेंड मॉडल क्या है? लेक्स मॉडल. दिस कंप्लीटली एसिमेट्रिकल. ये क्या है? ये पूरी तरीके से एसिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल क्या है? जैसे मान लीजिए हमारा ये हाथ है, दिस इज सिमेट्रिकल. दूसरा हाथ, अब यही रहता है, ये हाथ ऐसा है, इसमें से क्या होता है, कुछ फिक्स नहीं है, कोई उंगली यहाँ से निकल रही, कोई उंगली यहाँ से निकल रही, कोई उंगली यहाँ से, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल. वो एसिमेट्रिकल, जिसका कोई एक डिफाइंड हो और उसको हम चाहें तो आराम से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं, मतलब बराबर पार्ट्स में कर सकते हैं. और एसिमेट्रिकल जिसकी कोई सिमेट्री नहीं हो, जिसकी कोई सिमेट्री फिक्स ना हो, उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल. देन this completely asymmetrical model of ribosome have been suggested by James A. Lake. ये जो asymmetrical मॉडल है राइबोसोम का, इसको सजेस्ट किसने करा था? जेम्स ए लेक ने 1981 में, और इन्हीं के नाम पे इस मॉडल का नाम रख दिया गया लेक्स मॉडल. द स्मॉलर सब यूनिट हैज अ हेड एंड अ बेस. जो स्मॉलर सब यूनिट है उसके पास क्या क्या होगा? हेड और बेस होगा, एंड अ प्लेटफॉर्म. हेड, बेस और एक प्लेटफॉर्म. द प्लेटफॉर्म सेपरेट्स द हेड फ्रॉम द बेस बाय द हेल्प ऑफ क्लेफ्ट. अब ये जो हेड और बेस है इसको सेपरेट करने वाला, मतलब इन दोनों को अलग अलग करने वाला कौन है? वो है प्लेटफॉर्म. और प्लेटफॉर्म इन दोनों को अलग कैसे कर रहा है? यहाँ पे भी एक क्लेफ्ट बना के, ठीक. दिस क्लेफ्ट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शनल रीजन. ये जो क्लेफ्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल रीजन है. ये कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. क्या? It is suggested to be site of codon-anticodon interactions. जो कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरेक्शन, जब हम जीन एक्सप्रेशन में ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन में हम क्या कहते हैं कि जो आरएनए होता है उस पर कोडॉन एंटीकोडॉन रीजन्स होते हैं. उसी कोडॉन एंटीकोडॉन के अकॉर्डिंग उस पर अमाइनो एसिड्स आकर के बाइंड करते हैं, और वो अमाइनो एसिड जब जाते हैं जुड़ जुड़ के एक प्रोटीन बना लेते हैं. तो कहा जाता है कि ये जो क्लेफ्ट है ये इंपॉर्टेंट फंक्शनल रीजन है. इट इज सजेस्टेड टू बी साइट ऑफ कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरेक्शन. यहीं पे कोडॉन एंटीकोडॉन का इंटरेक्शन होता है, कोडॉन से एंटीकोडॉन्स आकर के जुड़ते हैं, ठीक. एज अ पार्ट ऑफ बाइंडिंग साइट फॉर इनिशिएशन फैक्टर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक. इनिशिएशन प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगी? जब कोडॉन्स पे या एंटीकोडॉन्स पे कोडॉन्स आकर के जुड़ेंगे. तो कोडॉन्स पे एंटीकोडॉन आकर के जुड़ रहे हैं, वहीं से चीजें शुरू हो रही हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस का वो इनिशिएशन फेज होता है. और वो स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ऐसा माना जाता है कि वो इसी क्लेफ्ट से स्टार्ट होता है. इसलिए हम कहते हैं कि ये क्लेफ्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रीजन है, ठीक. द लार्जेस्ट सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ रिज. जो लार्जेस्ट सब यूनिट है उसके पास क्या क्या है? एक रिज है, अ सेंट्रल प्रोटर्बेंस एंड अ स्टॉक. रिज, सेंट्रल प्रोटर्बेंस और एक स्टॉक. द रिज एंड द सेंट्रल प्रोटर्बेंस आर सेपरेट विद द हेल्प ऑफ वैली. और ये जो रिज है और प्रोटर्बेंस हैं ये किससे सेपरेट हो रहे हैं? एक वैली से, ठीक. ये किससे सेपरेट हो रहे हैं? एक वैली से. ये रहा आपका, देखिए, हेड, प्लेटफॉर्म, ठीक, और ये बेस.
तो इन दोनों को सेपरेट करने वाला ये प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग कर रहा है, और किसकी हेल्प से कर रहा है, क्लेफ्ट की हेल्प से कर रहा है। और यही वो क्लेफ्ट दिख रहा है जहां पे हम ऐसा मानते हैं कि ये क्या है, कोडॉन एंटीकोडॉन रीजन है, जहां पे कोडॉन एंटीकोडॉन का इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक। और लार्जेस्ट सब यूनिट की बात कर रहे हैं, तो लार्जेस्ट सब यूनिट में हमने कहा था एक रिज होगा, ये रहा रिज, और एक स्टॉक होगा जिसको सेपरेट कौन करेगा, एक वैली करेगा, ठीक, एक वैली करेगा। और ये स्मॉलर सब यूनिट और ये लार्जर सब यूनिट है, जब जुड़ जा रहे हैं तो ये क्या बना ले रहा है, एक कंप्लीट आपका राइबोसोम्स बना ले रहा है, ठीक। देखिए हेड बेस जिनको सेपरेट करने वाला कौन है, प्लेटफॉर्म, रिज, प्रोटर्बेंस और स्टॉक, ये वैली से सेपरेट हो रहे हैं, और ये जब दोनों जुड़ जा रहे हैं तो ये कंप्लीट राइबोसोम्स का बना ले रहा है। ये था पूरा ऑल अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। यहाँ पे हमने राइबोसोम के बारे में सारी चीजें कवर कर ली, उसकी डिस्कवरी, उसकी मीनिंग, व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, किन से मिलकर बना है, जिनसे मिलकर बना है उसकी भी डिटेल स्टडी हमने कर ली, और राइबोसोम्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स के बारे में भी देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।